हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हिंदी साहित्य में केवल रचना और रचनाकार संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अपितु विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। हम आपको जो प्रश्न करवा रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो करवाएंगे। आदिकाल से संबंधित यह दूसरा भाग है, जिसमें आदिकाल की पृष्ठभूमि और रासो साहित्य से संबंधित प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में हम आपको पहले जो प्रश्न है उसकी पृष्ठभूमि बताएंगे और उसके पश्चात उसका जो व्याख्यात्मक हल है वह भी करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, आदिकाल की विशेषता नहीं है। वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता, जनजीवन के संपर्क का अभाव, संकुचित राष्ट्रीय भावना या लौकिकता का अभाव। तो जो आदिकालीन साहित्य है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता पाई जाती है। जनजीवन से जो कवि हैं उनका संपर्क बहुत कम रहा है, क्योंकि अभाव रहा है, ये सही है। क्योंकि जो कवि है वो आश्रयदाता की प्रशंसा में ही लगे रहते थे और बढ़ा चढ़ाकर उनका यशोगान किया करते थे, इसलिए वो जनजीवन से जुड़ नहीं पाते थे, जनजीवन से उनका कटाव रहता था। जो आदिकालीन साहित्य है उसमें क्योंकि जो कवि हैं उसका जो पहला कर्तव्य होता था वो राजा की प्रशंसा करना होता था, इसलिए जो राष्ट्रीयता थी वह संकुचित थी। और चौथा है लौकिकता का अभाव। ये गलत है, क्योंकि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें लौकिकता का अभाव नहीं पाया जाता, अपितु लौकिक साहित्य भी आदिकाल में काफ़ी रचा गया है। ढोला मारूरा जो दोहा बहुत बड़ा ग्रंथ है वह आदिकालीन साहित्य की ही देन है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल की विशेषता है। आदिकाल में युद्धों का सजीव एवं उत्साहपूर्ण वर्णन मिलता है। आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव मिलता है। जाति पाति और वर्ण भेद की निंदा मिलती है और उपयुक्त सभी। तो जो आदिकालीन साहित्य है उसमें ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती है। यहाँ युद्धों का सजीव वर्णन भी देखने को मिलता है, यहाँ राष्ट्रीयता का अभाव भी मिलता है। सिद्ध और जो नाथ लोग हैं उन्होंने, सिद्धों नाथों ने अपने जो काव्य है उसमें काफ़ी जाति पाति और वर्ण भेद की निंदा की है। इसके अलावा श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलती है। रासो ग्रंथ बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं और वीरगाथात्मक जो रचनाएं लिखी गई हैं उनकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। केवल जो जैन साहित्य है वही आदिकालीन साहित्य में प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। कल्पना प्रवणता भी आदिकालीन साहित्य की विशेषता रही है, रागात्मक साहित्य इसे कह सकते हैं। और आदिकालीन जो साहित्य है उसमें सामंती जनजीवन का जो चित्र है वह खींचा गया है। प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आदिकालीन जो कला पक्ष है उसको लेकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें प्रबंध जो रूप है काव्य का वह देखने को मिलता है, या यूँ कहें कि आदिकालीन साहित्य में मुक्तक रूप देखने को मिलता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही या गलत है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम कहेंगे कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें प्रबंध, मुक्तक, चंपू, व्याकरण ग्रंथ, कोश ग्रंथ सभी प्रकार के जो काव्य रूप हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा काव्य शैलियों को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकालीन जो काव्य है उसमें प्रबंध शैली भी देखने को मिलती है, जैसे पृथ्वीराज रासो प्रबंध शैली में लिखा गया। मुक्तक शैली भी देखने को मिलती है, जैसे सिद्धों और जो नाथों का साहित्य है वह मुक्तक रूप में मिलता है। गीति शैली देखने को मिलती है, जैसे विद्यापति और सिद्धों के जो चर्या गीत हैं वो गीति शैली में देखने को मिलते हैं। भाषाई प्रश्न भी आदिकालीन साहित्य से आपसे बनाया जा सकता है, आदिकाल की भाषा को लेकर के, जैसे कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है या कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा सकता है कि आदिकाल में अवधी भाषा का प्रयोग अत्यधिक हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें सिद्धों ने अपभ्रंश और अवहट भाषा का प्रयोग अधिक किया है। वैसे ही नाथों ने सदुक्कड़ी का, जो जैन कवि हैं उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश का, तो रासो साहित्य में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है और विद्यापति ने मैथिली का प्रयोग किया है। आदिकालीन साहित्य है उसमें धार्मिक साहित्य भी जैनियों के द्वारा काफ़ी लिखा गया है। लौकिकता और स्थानीयता यहाँ देखने को मिलती है आदिकालीन साहित्य में। तो जो विशेषताओं को लेकर के आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं उस पर हमने चर्चा करी। अगला प्रश्न देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी यानी अपभ्रंश को क्या कहकर पुकारा है? तो देखिए, प्राकृताभास हिंदी, अवहट हिंदी या प्राकृत। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के जो आरंभिक रूप है उसको अवहट कहकर पुकारा है, और इन्होंने शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी कहा है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने जो आदिकाल है उसको अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को किसने संधिकाल और चारणकाल कहकर पुकारा है? आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो किसने संधिकाल या चारणकाल कहकर पुकारा है? तो ये कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, उन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, और राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुक्ल ने संधिकाल और चारणकाल ना देकर के रामकुमार वर्मा ने संधिकाल चारणकाल दिया, शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, और राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के योग से बनता है डिंगल शैली, बिल्कुल सही है। और अपभ्रंश और ब्रज के योग से बनता है पिंगल शैली। तो कौन सा कथन सत्य है में, ये भी सही है और ये भी सही है। फिर आगे देखिए, दोनों सही है या कोई सही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि या पहला कवि किसे कहा है या कौन सा माना है? राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन सा है? पुष्य या पुंग कवि, स्वयंभू कवि, शालिभद्र शूरी कवि या सरहपा कवि। तो जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इन्होंने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयंभू को मानने वाले कौन है? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। और जो शालिभद्र सूरी है उसको माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं। और बचे पुष्य और पुंग, इनको मानते हैं शिव सिंह सेंगर पहला कवि। तो हम क्या कह सकते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य और पुंग को, और स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है किसको? अब्दुल रहमान को, जो 13वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। रासो साहित्य से संबंधित प्रश्न है। रासो साहित्य की विशेषता है, कौन सी विशेषता रासो साहित्य की है? यह मूलतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया। चारणों ने आश्रयदाताओं के शौर्य का बखान किया है, और सामंती जीवन की झलक यहाँ देखने को मिलती है, और उपयुक्त सभी। तो हम क्या कहेंगे? ये जो सभी विशेषताएं हैं, यहाँ उत्तर नहीं लिखा गया है, तो आप तय कर लीजिए। जो रासो साहित्य है उसमें ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ मुख्यतः चारण कवियों ने जो साहित्य लिखा है उसमें आश्रयदाताओं के शौर्य और ऐश्वर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, या यूँ कहें कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और इनकी रचनाओं में उस समय का जो सामंती समाज है उसके जीवन की संपूर्ण झलक हमें देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों के द्वारा अपनी जो कल्पना है उसका भी समावेश किया गया है। युद्ध और प्रेम को लेकर के इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इन्होंने जिस शैली का प्रयोग किया है वो डिंगल और पिंगल दोनों शैलियाँ हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो रासो साहित्य में जो चारण कवि हैं उनकी जो मानसिकता है वह अत्यंत संकुचित देखी गई है, क्योंकि वो अपने राजाओं तक ही सीमित रहा करते थे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न भी आजकल परीक्षाओं में
पूछे जाते हैं कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बीसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा हुआ है? नरपति नाले ने, सही है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है, ये भी सही है। परमाल रासो जो है वह जगनिक द्वारा लिखा गया है। और जो विजयपाल रासो है वह दलपति विजय द्वारा लिखा गया है, यह गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये जो विजयपाल रासो है वह दलपति विजय द्वारा नहीं लिखा गया है। जो दलपति विजय द्वारा लिखा गया है वह खुमान रासो है, और जो विजयपाल रासो है वह नल्ल सिंह भाट द्वारा लिखा हुआ काव्य है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का वर्णन किया गया है? 60 का, 61 का, 65 का या 68 का? तो जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई का लिखा हुआ ग्रंथ है, और शुक्ल ने इनको पहला कवि और जो इनका काव्य है इसको पहला महाकाव्य कहा है। जो 68 प्रकार के छंद पृथ्वीराज रासो में देखे गए हैं, इस वजह से जो छंदों का राजा चंद्रबरदाई को कहा है किसने? नामवर सिंह ने। ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। नामवर सिंह ने छंदों का राजा कहा है किसको? चंद्रबरदाई को, छंदों का राजा। और छप्पियों का राजा किसने कहा है? तो छप्पियों का राजा कहने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में किया गया है। इसकी नायिका जो होती है वह कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और हर परीक्षा में इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। कभी इसके प्रामाणिक इतिहासकार पूछे जाते हैं, तो कभी कभी इसके अप्रामाणिक इतिहासकार पूछ लिए जाते हैं। कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रामाणिक है इनमें से, और कभी पूछ लिया जाता है कौन सा अप्रामाणिक है, तो कभी पूछ लिया जाता है कौन से अर्ध प्रामाणिक है। तो आपको जो पृथ्वीराज रासो है इसको प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार, और पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार अच्छे से याद करने लेने हैं, क्योंकि यह प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके लिए हमने उलझन सुलझन नाम से एक वीडियो बना रखा है, उसमें ट्रिक से आपको प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक जो इतिहासकार हैं उनके नाम याद करवाए गए हैं। आप वहाँ जा कर के इसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बनता है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार नहीं है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी यही कंफ्यूज होता है, क्योंकि आपको देखना होता है कि जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जा रहा है, कि प्रामाणिक मानने वाला इतिहासकार है पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। तो देखते हैं। डॉक्टर वुलर, कर्नल टोड, मिश्र बंधु और ग्रिएशन। तो जो डॉक्टर वुलर हैं इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो है इसको अप्रामाणिक माना है, इसलिए ये सभी प्रामाणिक मानने वाले हो जाएंगे, कर्नल टोड, मिश्र बंधु और ग्रिएशन। और जो डॉक्टर वुलर है ये अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। इन्होंने, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर वुलर ने किसके आधार पर जो पृथ्वीराज रासो है इसको अप्रामाणिक माना था। तो 1875 में इन्होंने यात्रा की थी, उसमें जो पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ इनको मिला था उसके आधार पर इन्होंने इसे अप्रामाणिक करार दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं तो कर्नल टोड, मिश्र बंधु और ग्रिएशन के अलावा प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकारों में श्याम सुंदर दास का नाम भी आता है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का नाम भी आता है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम आता है, नगेंद्र का नाम आता है, मथुरा प्रसाद दीक्षित का नाम आता है। तो ये सभी प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस संस्करण को मूल रासो माना है? आप पृथ्वीराज रासो से संबंधित यह प्रश्न अच्छे से याद कर लेंगे कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार, अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं, और किस आधार पर इन्होंने
माना है। तो दशरथ शर्मा ने जो कौन सा संस्करण है जिसको मूल रासो माना है, तो बृहद रूपांतर को, मध्यम रूपांतर को, लघु रूपांतर को या लघुत्तम रूपांतर को। तो दशरथ शर्मा ने जो लघुत्तम रूपांतर है उसको मूल रासो माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीसल देव रासो से संबंधित प्रश्न है। बीसल देव रासो से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन किया गया है। इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बीसल देव रासो है वो 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में जो विग्रहराज चतुर्थ है वह, और जो मालवा के भोज परमार की पुत्री है राजमती, उनके विवाह का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में रानी के किसी व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा जो बीसल देव हैं वो उड़ीसा चले जाते हैं और 1 वर्ष तक वहीं प्रवास का वर्णन इस दूसरे खंड में किया गया है। तीसरे खंड में जो राजमती होती है उसके विरह का वर्णन किया गया है और बीसल देव के उड़ीसा लौटने का वर्णन, ये दोनों चीज़ों का वर्णन तृतीय खंड में किया गया है। और जो इसका चौथा खंड है उसमें जो भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपना जब वो घर ले आते हैं और बीसल देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर से तोड़ ले आने का वर्णन इस चतुर्थ खंड में किया गया है। यह श्रृंगार प्रधान रचना है और इसके लेखक नल्ल सिंह है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये श्रृंगार प्रधान रचना है। इसमें 12मासा श्रृंगार का वर्णन किया गया है और यह प्रश्न भी कभी कभी आता है कि जो 12मासा वर्णन इस कृति में देखने को मिलता है वह कौन से माह से शुरू होता है। तो जो माह होता है उसका नाम पूछा गया है तो कार्तिक माह से। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो नागमती वियोग खंड है, पद्मावत का नागमती वियोग खंड जायसी द्वारा लिखित है, उसमें जब 12मासा का वर्णन किया गया है तो वह कौन से महीने से शुरू होता है। तो नागमती वियोग खंड में आषाढ़ महीने से, चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, तो आषाढ़ महीने से शुरू होता है। और बीसल देव रासो का कार्तिक माह से शुरू होता है। इसके लेखक नल्ल सिंह नहीं है, बीसल देव रासो के नरपति नाला हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिनविजय या सभी। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसको ये सभी इतिहासकार हैं वो अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ की श्रेणी में मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिनविजय और अगरचंद नाहटा। इसके अलावा जो अप्रमाणिक मानने वाले हैं उनमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा आते हैं, मुरारी दान आते हैं, श्यामल दान आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। शुक्ल जी के संबंध में इनसे संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा है कि जो पृथ्वीराज रासो है वह पूरा ही जाली ग्रंथ है। तो यह शुक्ल जी ने कहा है। मोतीलाल मिनारिया का नाम आता है, डॉक्टर वुलर का नाम आता है और मुंशी देवी प्रसाद का नाम अप्रमाणिक मानने वालों में आता है। ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 बरस ले कुकर जिए, ओ 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां कौन से रासो ग्रंथ से ली गई हैं? परमाल रासो से, खुम्मान रासो से, हम्मीर रासो से या पृथ्वीराज रासो से। तो ये जो पंक्तियां हैं यह परमाल रासो से ली गई हैं। परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखित एक वीर रस प्रधान ग्रंथ है और यह ग्रंथ अपनी गीता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो आहला या आल्हा खंड के नाम से इसको उगाया जाता है, जगनिक कालिंजर के जो चंदेल वंशी राजा हैं परमदी देव, उनका दरबारी भाट कवि था जिसने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आल्हा और उदल, इन दोनों के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो इसको अर्ध प्रमाणिक काव्य मानते हैं और यह जो पंक्ति है 12 बरस ले कुकर जिए, ये इसी में से ली गई है। इस काव्य के जो गीत हैं वो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है कि कौन सी ऋतु में गाए जाते हैं। तो
वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। इस रचना का सबसे पहले जो प्रकाशन है वो तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आल्हाखंड के नाम से करवाया गया था। उसके बाद में श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी पिचानी सभा काशी से परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन करवाया गया है। इस रचना के गीत श्रावण मास या यूँ कहें कि वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ये प्रश्न परमाल रासो से संबंधित बनते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खुम्माण रासो से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? खुम्माण रासो इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह दलपति विजय की रचना है, बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह 9वीं शताब्दी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका जो रचनाकाल है वह 9वीं शताब्दी माना है, लेकिन डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसका जो रचनाकाल है वह 17वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ राजा राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन किया गया है। जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं उन्होंने दलपति विजय की रचना नहीं मानकर इसे किसी अज्ञात भाट कवि की रचना मानी है, लेकिन ये सही है कि शुक्ल ने इसका समय 9वीं शताब्दी माना है। यह वीर रस प्रधान रचना है, ये बिल्कुल सही है। और उपयुक्त सभी, तो ये जो सभी कथन हैं ये खुम्माण रासो से संबंधित सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रासो शब्द की व्युत्पत्ति शुक्ल के अनुसार मानी जाती है। शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? रसायन से, राजसूय से, रासक से या रहस्य से? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। और ये जो रसायन शब्द है वह इन्होंने बीसलदेव रासो में जो रसायन शब्द आया है, जिसका उल्लेख बीसलदेव रासो में आता है, उससे इन्होंने ये रसायन शब्द लिया है, जहाँ इसका वर्णन मिलता है बीसलदेव रासो में 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालह रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो ये जो रसायन शब्द हैं यह शुक्ल जी कहाँ से लेते हैं? बीसलदेव रासो में उल्लेखित एक पद है उसमें से इन्होंने ये शब्द उठाया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो राजसूय शब्द है उससे माना है रासो शब्द की व्युत्पत्ति गारसा दत्तासी ने। जो रासक शब्द है, रासक शब्द से मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो जो सर्वमान्य मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रासक शब्द ही है। और रहस्य शब्द से मानने वाले हैं कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल जी रहस्य शब्द से। तो ध्यान रखेंगे जो सबसे मान्य मत हुआ था, सर्वमान्य मत, वह रासक शब्द हुआ था जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो प्रश्न हैं वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।